राधे राधे दोस्तों। आज हम बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेकर के आए हैं। पारद शिवलिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी और बहुत सारी क्वेरीज ऐसी थी जो कि समझ से लोगों के थोड़ा परे थी। तो हमने सोचा कि इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए। हम ये उम्मीद करते हैं ये वीडियो देखने के बाद आपको एटलीस्ट पारद के बारे में जो उसका प्रोसेस है, जिस तरह से वो मतलब होता था और जो होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड जो मेथड है, उससे रिलेटेड आपको कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। हमारे सामने एक पुस्तक है पारद संहिता, ये खेमराज पब्लिकेशन की है। आज भी कुछ ऐसे पब्लिकेशन हैं हमारे देश में जो है प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा सही चीज़ को लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। उनमें से कोई एक विश्वसनीयता को मेंटेन करे हुए एक खेमराज पब्लिकेशन है, तो उसी की एक पब्लिकेशन में ये किताब है। तो पारद संहिता इस पुस्तक का नाम है। हम थोड़ा सा इसमें एक डीप ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको, जैसे हम पारद को रस कहते हैं, हमने पहले वीडियोस में बताया है। तो कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिसको आपने, अगर आप पारद के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में, तो आप उन ग्रंथों को, मैंने थोड़ा सा जूम किया है, उम्मीद करता हूँ आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऐसे ग्रंथों के नाम हैं जो आप पढ़ेंगे तो आप काफ़ी सारे डिटेल में आप पारद को जान सकते हैं। उनमें से एक ये भी है पारद संहिता। तो उन्हीं को समराइज करते हुए इस पुस्तक में थोड़ा सा ग्लिम्स दिया गया है। हालांकि पारद के विषय में जानने के लिए इतना कुछ है कि उसको किसी भी एक पुस्तक में इकट्ठा कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। बट फिर भी हमारे जो ऋषि मुनि ने जो काम किए हैं, जो शोध किए हैं, उन शोध को हम आम लोगों तक समझ सकें, इसके लिए हम सिंपल भाषा का प्रयोग वाले ही ग्रंथों का प्रयोग करते हैं। तो इसकी जो भाषा है हिंदी भाषा, और इस तरह के शब्दों का चयन है कि आप आसानी से उसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। हम इसी दिशा में आगे चलते हुए, जैसे कुछ मुख्य पेज मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, मैं उन पेजों से आपको पारद के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे हम चलते हैं, ये इंडेक्स है, काफ़ी गूढ़ और डिटेल इंडेक्स है। हम चलते हैं पेज नंबर 5 पे। ये पेज नंबर 5 है। कुछ चीज़ें मैंने मार्क की है, मैं आपको वही पहले बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं रस की पूजा करने का फल। ये कोई भी जो हम आपको बता रहे हैं, ये कोई भी बात हमारी अपनी कहीं भी नहीं है। हम हर उस चीज़ को बताने की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पास सामने प्रमाण उसका उपलब्ध है। तो हम उसी प्रमाण के आधार पर हम कुछ चीज़ें आपको सामने लेकर के आ रहे हैं। तो पहला, जैसे रस की पूजा करने का फल क्या है, वो यहाँ पे लिखा है। इसके बारे में एक श्लोक भी है। मैं श्लोक को नहीं पढ़ रहा हूँ, उस श्लोक का नीचे ही उसका भावार्थ है, तो हम भावार्थ को ही समझेंगे, क्योंकि वीडियो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसके लिए हम उस तरह से ही चीज़ें करने वाले हैं। तो ये लिखा है, मैं एक पढ़ देता हूँ। विधाय रस लिंगम यो भक्ति युक्त समयचेत जात्रिलिंगानाम पूजा फल नाम व पुण्यात। इसका जो अर्थ है वो ये है, जो मनुष्य भक्ति से रसलिंग पारद के महादेव बनाकर पूजन करता है, वह तीनों लोकों में जितने शिवलिंग हैं उन सब की पूजा के फल को प्राप्त करता है। कई बार हमें ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम कौन से शिवलिंग को घर में लाएं। हालांकि देखो, महादेव तो हर रूप में महादेव ही हैं, लेकिन जो बात शास्त्र कथित है वो ये कहा गया है कि पारद शिवलिंग को अन्य किसी शिवलिंग के तुलना में सर्वोपरि बताया गया है। यही आप इससे समझ सकते हैं। रस की पूजा करने का दूसरा फल, ये पहला फल था, ये दूसरा फल है। सहस्रों शिवलिंगों की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, उस फल से कोटि गुना फल रसलिंग पारद के महादेव की पूजा करने से प्राप्त होता है। आप इस किताब को कहीं भी खुद से भी खरीद सकते हैं, अब और डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं। पारद का दर्शन करना ब्रह्म हत्या को दूर करता है और स्पर्श करने से गोहत्या का नाश होता है। इसमें संदेह नहीं है देवी, उसे भक्षण करने से यदि परम पद प्राप्त हो तो आश्चर्य क्या है। ये बात खुद महादेव माँ पार्वती को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये उसी बारे में ये चीज़ें लिखी हैं। अब बहुत सारे लोग इसमें तर्क करेंगे, तो तर्क के लिए हम अलग से डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत सारी बातें जो शास्त्र में लिखी हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जो वहाँ लिखा है तो शास्त्र में लिखी चीज़ प्रमाणित है, तो हम पहली बार में उस पर प्रश्न नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर एक जिज्ञासु बुद्धि हमारी कहती है कि हमें प्रश्न करना चाहिए, तो एक अलग बात है। हम अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं। पेज नंबर 9 का हमने एक ये ढूंढा था कि जैसे पारद के दोष की बात हो रही है। पारद में जनरली जो दोष बताए गए हैं वो 8 प्रकार के दोषों को बताया गया है। मैं आपको थोड़ा सा और ज़्यादा पास से दिखाना चाहता हूँ। ये 8 प्रकार के दोष हैं। जैसे कि वो 8 दोष कौन कौन से हैं,
अब इसको देख लेते हैं। अर्थ इस जैसे श्लोक लिखा है उसके बारे में, इस पारद में नाग, अग्नि और वंगादिक नाम वाले स्वाभाविक अवगुण होते हैं जिन्हें हम दोष कह रहे हैं। नाग दोष में गलगंड रोग, वंग के से कोढ़, विष से मृत्यु, मल से मूर्छा, अग्नि से दाह, चंचलता से वीर्य चुक्ति अर्थात वीर्य का स्खलित हो जाना और अन्य कंचुकियों से जड़ता और उदर विकार होता है। इस वास्ते पारद शुद्ध लेना ईस्ट है ना। विचार ये इसमें ये बताया गया है कि जो ये योग तरंगिनी में पारद एक पुस्तक है योग तरंगिनी, आगे जो पुस्तक थी उनमें से एक नाम योग तरंगिनी भी है, उसमें पारद के 8 दोषों को स्वाभाविक दोष कहा गया है और 3 मुख्य दोष बताए गए हैं कि ये 3 स्वाभाविक दोष माना जाता है। ये हर किसी का अपने ये योग तरंगिनी पुस्तक का रेफरेंस लिया है। हर श्लोक जो यहाँ पे लिखा है साथ में रेफरेंस बुक भी मेंशन है, तो आप चाह करके एक एक चीज़ को पढ़ सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो बताया गया है कि पारद में दोष होता है, ठीक है ना, 8 प्रकार के दोष के नाम और अवगुणों का वर्णन। तो ये दोष पारद में है। अब हम दोष की बात करेंगे, आगे चलते हैं दोष के बारे में। एक पेज पे चलते हैं, पेज नंबर हम 12 पे चल रहे हैं, 12 नंबर पेज पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। 12 नंबर पेज पे पारद के दोष निवारण करने की आवश्यकता। अगर पारद में दोष है क्या उसकी ज़रूरत है, और अगर है तो क्या है। तो जब कि पारद संपूर्ण दोषों से रहित होता है तब मृत्यु रूप रोगों का नाशक साक्षात अमृत है और दोषों से मिला हुआ पारद विष के तुल्य है। जो पारद में अगर दोष हैं तो वो विष के तुल्य है, ये कहा गया है इसमें। और वो जो अगर शुद्ध है तो वो अमृत के समान है, ये भी इसमें बताया गया है। एक हम और चलते हैं इस पर, रसलिंग की पूजा का फल। अभी हम ये पहले भी देख चुके हैं लेकिन हम थोड़ा सा और इसको देखते हैं। करोड़ों शिवलिंगों की पूजा करने से जो फल होता है उसमें भी करोड़ गुना फल रसलिंग की पूजा करने से होता है। हजारों ब्रह्म हत्याएँ और सैकड़ों गोहत्याएँ रसलिंग के दर्शन से नष्ट हो जाती हैं और रसलिंग के स्पर्श करने से मुक्ति हो जाती है, यह श्री महादेव जी ने कहा है। अब इसमें ब्रह्म हत्या का बहुत डिटेल मतलब है, अब आप इसको आज के रेस्पेक्ट से नहीं जोड़ सकते हैं लेकिन जो लिखित है हम आपको उसकी बात कर रहे हैं। हम अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज ही हमने ये पूजन की आवश्यकता, कि हमें पूजन की आवश्यकता क्या है रसलिंग की, ये इसके बारे में क्या कहा गया है। इस प्रकार जो संपूर्ण विघ्नों को नाश करने के लिए अनेक वांछित फल दे देने वाला संपूर्ण सामग्री युक्त रस से उत्सव को करे और जो गुरु रहित मूर्ख जन संप्रदाय की दीक्षा ना लेकर इसकी विपरीत क्रिया से पारद क्रिया को सिद्ध करना चाहता है, जैसे कि इसमें बताया गया है मुख्य कि एक व्यक्ति है जो गुरु से दीक्षा लेकर के उसको सिद्धि को शुद्ध तरीके से करना चाह रहा है, उसके बारे में कहा गया। और एक है जो पारद के विपरीत तरह से कर रहा है, पारद को प्राप्त नहीं करता। इस कारण संपूर्ण प्रयत्नों से शास्त्र क्रिया को करावे संसार में रस विद्या के अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। एक छोटी सी बात ये भी है, बहुत सारे लोग हमें ये भी कहते हैं कि हम बहुत सारी बातों को क्लियर नहीं बताते, क्योंकि देखो आप खुद से पढ़ सकते हैं, इसको गुप्त रखना चाहिए कि ये होता कैसे है, क्योंकि गुप्त ही हुई रस विद्या फल देती है और प्रकाश करने में निर्वीर्य हो जाती है। अगर हम हर जगह पे इसका ढिंडोरा पीट देंगे कि ऐसा हो, तो ये सब चीज़ें उतना फलदायी नहीं होती। तो इसलिए कोई भी उसको फिर करेगा, वो क्या मन से क्या सोच से उसको बना रहा है, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है। यही बात है अन्य शास्त्रों में लिखी है, जिस औषधि में क्रिया को रोगी जानता हो और बहुत से लोग जानते हो, वह क्रिया को ना करे, क्योंकि रोगी को अनेक जनों का जाना मंत्र और औषधि निर्वीर्य हो जाती हैं। ये वो कहा गया है कि अगर वो रोगी जानता है कि वो कैसे बनी है तो शायद उस पर असर नहीं करती। जिसमें क्रम रीति ना हो वह शास्त्र नहीं, वह क्रम नहीं, और जो एक शास्त्र में लिखा हो ना ही वह, इस कारण जो मनुष्य क्रम से युक्त शास्त्र को जानकर पारद कर्म करता है उसको सिद्धि होती है। ऐसे कर्म पूर्वक कार्य करने वाले वैद्य गणेश आदि देवताओं का पूजन कर विसर्जन करें और खरल में पारद को निकाल कर कोठे में प्रवेश किया। वह वहाँ राजा की आज्ञा लेकर इंद्रियों को जीतने वाला और पारद क्रम को जानने वाला वैद्य अष्टादश संस्कार करें। अभी हम 8 संस्कारों की बात कर रहे हैं और ये अष्टादश है। अष्टादश संस्कार कुछ अलग होता है, हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो ये बताया गया है कि नियम कानून है, ऐसे ही कोई भी कुछ भी कर रहा है वो सब नहीं है। एक स्टैंडर्ड तरीका है कि भाई हर व्यक्ति जो कर रहा है वो गुणों का ध्यान रखे और अपने नियमों का पालन करे, ठीक है ना। फिर हम अगले पेज पे चलते हैं।
पेज नंबर 15 हमने पढ़ लिया। अब हम चल रहे हैं पेज नंबर 55। काफ़ी दूर का हमने एक पेज सेलेक्ट किया है, उस पर हम चलते हैं। ये भी है कुछ 55 पेज नंबर 55 पे हम चल रहे हैं। इसमें जो नंबर लिखे हैं वो भी पुराने तरीके से लिखे हैं, हिंदी वाले लिखे हैं, तो आपको थोड़ा सा पढ़ने में समस्या आ सकती है, तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ये 55 नंबर, ठीक है। अष्ट संस्कारों की बात अगर करें तो अष्ट संस्कार की अगर हम बात करें तो उनके नाम क्या क्या हैं। पहला जैसे संस्कार है वो कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आपको बोला कि गुप्त थोड़ी चीज़ें होने की आवश्यकता है। लेकिन एक बेसिक नाम की बात करें, स्वेदन संस्कार, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोधन, नियमन और दीपन, ये पारद की शुद्धि के लिए 8 संस्कार कहे गए हैं। अष्ट संस्कार प्रयोजन, शरीर को निरोग रखने के लिए ये 8 संस्कार पारद के कहे गए हैं। और शेष 10 संस्कार रसायन, सोना, चांदी, ये इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, आदि बातें थोड़ी अलग हो जाएंगी। पारद के 18 संस्कार का भी यहाँ पे जिक्र है ना। संस्कार का मतलब अगर है तो क्या है, शुद्धि जो है, जितनी ज़्यादा हम शुद्धि कर सकते हैं पारद की, उतना पारा जागृत होता है। पारद में के 18 ही संस्कार है, और किसी जगह 19 संस्कार भी कहे गए हैं, कहीं कहीं 8 संस्कार ही माने गए हैं। तो वो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। ये पारद के 18 संस्कार हैं, उनके नाम हैं श्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्पत्ति, पादन, रोध, नियामन, संदीपन, गगन भक्षण, जिसे अब्रजारण का प्रमाण कहते हैं, चारण, गर्भदूती, ब्रह्मदूती, पारदजारण, राग, सारण, संक्रामण, वेद और शरीरोग। पारद भक्षण के 18 संस्कार हैं। जब खाने योग्य पारे को बनाना हो तो उसके लिए 18 संस्कार है, और उसमें भी और कई चीज़ें हैं जो हम जिसमें चर्चा कर सकते हैं। ये पारद के अंतिम 10 संस्कार के नाम है, ये होने के बाद का प्रोसेस है ना। और इसमें मुहूर्त की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पारद की अलग अलग गतियाँ होती हैं, उनमें मुहूर्त इंपॉर्टेंट। जिस दिन श्रेष्ठ मुहूर्त, नक्षत्र, श्रेष्ठ नक्षत्र और अपने अनुकूल ग्रह हो, उसी दिन गुरु की आज्ञा लेकर रस कर्म को करें। तो मुहूर्त भी इम्पॉर्टेंट है। अब वो ध्यान देने वाले लोग कितना हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। एक छोटी सी चीज़ मैंने आपके लिए और देखी थी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि सिर्फ एक छोटा सा मैंने पेज लिखा था 87 नंबर पे। ओके, मैं बस आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पेज नंबर 87 है। आप देख पा रहे होंगे कि ये लिखा है मर्दन संस्कार का नक्शा, मतलब एक तरह से प्रोसेस क्या क्या करना है। तो उस प्रोसेस की गाइड है ये, कि ये अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो आपको ये दिखने के लिए मिलेगा कि जैसे सबसे पहला संस्कार मर्दन हम कर रहे हैं, तो 9 घंटे का एक प्रोसेस है। ये मर्दन संस्कार रत्नाकर में किया गया है। 9 घंटे का प्रोसेस है, फिर 10 घंटे का, फिर 11 घंटे का, फिर 8 घंटे, फिर 11 घंटे, फिर 12 घंटे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कितना जटिल है ये देखिए आप, 11 घंटे, 12 घंटे, 12 घंटे, 12 घंटे, 12, 11, 10, ये इतना सारा एक प्रोसेस है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक संस्कार की यहाँ पे ख़त्म हुआ जा रही है। यहाँ पे ये आपका मर्दन संस्कार ख़त्म हुआ है इतने घंटों में। तो ये एक संस्कार की बात हो रही है। अब मैं इस किताब को जो है रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको दिखाया कि शास्त्र भारत के विषय में क्या कह रहा है। अब हम थोड़ा सा भारत को और देख लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। ये मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो दिखाना चाहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कैमरे में आपको दिख रहा होगा। ये एक प्रकार का पत्थर है और काफ़ी ज़्यादा इसमें वेट है, काफ़ी छोटा सा है मगर इसमें काफ़ी वेट है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें आपको कहीं कहीं पे छोटा छोटा सा पारद जैसा कुछ मरकरी जो है वो आपको दिखेगा। पारद के प्रकार क्या थे बुक में वो बताना मैं आपको भूल गया। तो पारद जैसे है, एक पारद एक पत्थर से भी प्राप्त होता है, तो उसको हिंगुल बोलते हैं हम। तो ये वो हिंगुल है, ये वो पत्थर है। इसको जब हम क्या करते हैं, हम इसको खरल में जब इस पर प्रहार करते हैं धीरे धीरे, तो क्या होता है कि इसमें एक रेड कलर की एक पत्थर निकलता है और एक पारद निकलता है। आपको पारद देखो देखने के लिए मिल रहा होगा, ये काफ़ी रेयर है, आसानी से आपको थोड़ा सा मिलेगा नहीं है, ठीक है ना। तो जो इससे पारद निकलेगा वो पारद उसमें शुद्धि नहीं होगी। हाँ, हालांकि बहुत सारे पारद के मुकाबले वो शुद्ध हो सकता है, लेकिन उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसके बाद जाकर के जब हम उसको इकट्ठा करेंगे तब जाके आगे की हम प्रोसेस उस पर करते हैं। हम अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा आपको जो चीज़ें दिखानी है वो सेफ्टी के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा ग्लव्स पहनने की आवश्यकता है। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा।
एक सेकंड आप मुझे दीजिएगा, थोड़ा सा ग्लव्स पहनने के लिए समय दीजिए, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो अब हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, तो हमने ग्लव्स पहन लिए हैं, तो ये थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा दिखाना। ये पारद लिक्विड पारद है, हमने इसमें रखा है। अगर आप देखेंगे तो ये इसकी आवाज़ भी सुनने की कोशिश कीजिएगा आप। ये देखिएगा, ये पारद जो है लिक्विड फॉर्म में है, काफ़ी हैवी है, ये महसूस नहीं हो रहा है। अगली कोशिश करेंगे हम आपको कोई वीडियो में आपको एक तराजू पे रख के दिखाएं, ताकि आपको वेइंग स्केल पे आइडिया आए कि कितना वजन होता है पारे में। पारा भारी क्यों है इसके बारे में भी कथा है, पर अभी वो कथा मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि टाइम बहुत लगेगा। तो ये लिक्विड पारा जो है, ये पारा आसानी से, पहली बात तो अब नहीं मिलता है, पहले मिल जाता था, अब नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग पारद से स्वर्ण का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को कीमियागिरी वाले लोग कहा जाता है, जो लोग कीमियागिरी करते हैं वैसे ही लोग हैं। तो इससे क्या हो रहा है, और ये प्रोसेस इतना इजी है नहीं, हालांकि एक ऐसा समय था हमारे देश में कि हमारे ऋषि मुनि ये सब काम कर पाते थे, बट आज की डेट में वो चीज़ उतनी पॉसिबल नहीं है लोगों के लिए। तो लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते और पारद का वो जो है प्रयोग करते हैं, सोना चांदी बनाने का प्रयास, मेनली सोना बनाने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है, पारद एक बहुत टॉक्सिक एलिमेंट है अगर उसको शुद्ध ना किया जाए तो, इसलिए मैंने ग्लव्स पहने हैं, क्योंकि वो एक बहुत टॉक्सिक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा टॉक्सिक है वो, है ना। तो जब तक पारे को शोधन नहीं करा जाएगा वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होगा, इसीलिए शोधन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना बड़ा ग्रंथ भी उसके बारे में है, और भी बहुत सारे ग्रंथ इसके बारे में है, मैंने आपको दिखाए थे। तो जब कोई ऐसी चीज़ है जो कि वातावरण के लिए हानिकारक है, तो जाहिर सी बात है कि उससे वातावरण में दूषितता फैलेगी, दूषित होगा वातावरण। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने पारद पे रोक लगा दी है बहुत सारी जगह। तो जो कुछ लोग एक ये जस्टिफाई कर पाते हैं कि हम इसको एक सही प्रयोग में यूज़ करते हैं, उनको तो पारद मिल जाता है, अदरवाइज़ बहुत लोगों को पारद नहीं मिलता। और इस वजह से पारद के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा उछाल आया। इसलिए आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से हमारे यहाँ पे पारद के जो शिवलिंग हैं और चीज़ें, उनके प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा उछाल आया है। तो उसका कारण वही है कि जो पारा है वो सामान्य लोगों के हिसाब से काफ़ी दूर हो गया है। तो ये एक पारद है। अब देखो, पारद ये एक प्रकार की गुटिका ये है ना, जिसे हम बीड कह सकते हैं। ये बड़ा सुंदर दिखने वाला पारा है, ठीक है ना। अब मैंने ग्लव्स जो पहने उसकी वजह भी ये भाई साहब ही हैं, है ना। तो ये देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। तो ये आपके सामने पेपर मैंने लिया है, मैं क्या करता हूँ, कॉटन ले लेता हूँ। ये पेपर तो ख़राब हो जा रहा है, ये कॉटन हमारे पास है, इस कॉटन का हम प्रयोग करते हैं। कॉटन बिल्कुल क्लीन है ये, इसलिए ग्लव्स पहने गए हैं, उसकी वजह भी वही है। तो अब आप देखेंगे मैं इसको क्या करता हूँ, इस कॉटन से मैं इसको क्लीन करने का प्रयास करता हूँ, ये थोड़ा सा क्लीन हो जाए। ग्लव्स के मुकाबले से मैं जितना हो सके उतना देखता हूँ, ग्रिप उतनी अच्छी नहीं बनती है, आप समझते हैं। मैं बिल्कुल उसको क्लीन करना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे तो पूरी की पूरी जो कॉटन है वो ब्लैक हो गई है। तो एक वीडियो हमारे बहुत पहले हमने बनाई थी पारद के विषय में भी, वो वीडियो में ना लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। ये भी पारे से बना है, ये भी पारे से बना है। कोई अगर ये कहे कि क्या ये ओरिजिनल पारद नहीं है, जी नहीं, ये बिल्कुल पारद है, ओरिजिनल पारद। अब ओरिजिनल पारद का मतलब, लोग ना पारद का मतलब मरकरी को समझ रहे हैं सिर्फ। तो मरकरी जो है ना, ये ओरिजिनल मरकरी से बना है। वो कितनी % मात्रा है वो एक अलग बात है, लेकिन बना ये मरकरी से ही है। तो इसको ये कहना कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन जो शास्त्र प्रमाण बताता है कि पारद को शुद्धिकरण करना आवश्यक है, ये उस तरह से बिल्कुल भी नहीं बना है। ये एक विषैला रूप से बना हुआ, एक जो विषैले रूप से बना है वो ये शिवलिंग है। तो इस वजह से हम इसको, जो एक हमारा शास्त्र बता रहा है हमको, उस तरह के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बिल्कुल ये ओरिजिनल पारद शिवलिंग उस दृष्टिकोण से नहीं है। लेकिन अब आज के परिप्रेक्ष्य में देखोगे कि आज जो है कि हम ये कहते हैं कि पारद नहीं है, कि या इसमें टेस्ट करा लो, इसमें पारद नहीं मिलेगा, कितना % पारा, ये सब बातें बेबुनियाद हैं। क्योंकि पारद का परसेंटेज से मैटर नहीं कर रहा है, मैटर कर रहा है पारद कितना शुद्ध है। शुद्ध करने के लिए संस्कारित होना बहुत 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 मैंडेटरी है। आपने अभी बुक में भी देखा कि पारद अगर आप ले रहे हैं तो उसका शुद्धि होना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज़ आप इसे ना ही ले तो बेहतर है। आपका वो पैसा भी खराब है और आप उसका नुकसान भी लेंगे।
आप देखोगे बार बार कॉटन ब्लैक हो जा रहा है, क्योंकि ये जो पारा है ये बिल्कुल दोष से पूर्ण है। इसका प्रोसेस जो है ना वो बिल्कुल उस प्रोसेस को शास्त्र पद्धति से तैयार नहीं किया गया। ये इंटरनेट पे आपको 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये इसके अंदर मिल जाता है। जबकि अब हम छूने वाले हैं एक बॉल को, जो कि गुटिका है, जो कि शुद्ध पारे से बनी है। मैं ग्लव्स बाहर निकाल सकता हूँ तो थोड़ा सा दिखाने, ये आपके सामने जो गुटिका है ये एक शुद्ध गुटिका है, और एक और मैं आपको गुटिका दिखाता हूँ, ये एक जो है अशुद्ध गुटिका है। दोनों में कोई भी व्यक्ति देखेगा तो शायद वो जान नहीं सकेगा आसानी से, बट अगर आप थोड़ा सा आसपास तो से देखेंगे इसमें स्मूथनेस काफ़ी है। और ये अगर आप देखोगे, सॉरी मुझसे ये नीचे गिर गई, अब आप ये देखेंगे इसमें तो ये काफ़ी ना खुरदरी टाइप की है। मैं अभी इसको खरल में आपको कूट के भी दिखाऊंगा ताकि आपको दोनों का फ़र्क भी महसूस होगा। थोड़ा मैं करता हूँ इसके लिए कुछ, थोड़ा सा मुझे आप समय दीजिए। तो ये एक शुद्ध गुटिका है। इसके अगर हम इसके ऊपर हम कॉटन लगाते हैं तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। हम कॉटन को इससे साफ़ करने का, कॉटन से साफ़ करने का प्रयास करते हैं इसको। तो आप देखेंगे कि कॉटन जो है ना, मतलब ये चमक तो गई लेकिन कॉटन में कोई भी ब्लैक मार्क नहीं आया, क्योंकि शुद्ध हुई हुई गुटिका। इसको मुंह में भी रख सकते हैं हम क्योंकि शुद्ध हो गई, और उस वाले को हम हाथ भी नहीं लगाना चाह रहे हैं, है ना। तो ये फ़र्क है एक शुद्ध पारद में और एक बिना संस्कार वाले पारद में और एक पारद में। अब हम एक वीडियो को विराम देते हुए दूसरी वीडियो पे चलते हैं, उसमें हम दोनों को आपको खरल के अंदर दिखाते हैं कि दोनों के मटेरियल में क्या डिफरेंस है।